अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान, मेरे साथ ख़ास मेहमान अब्दुल कयूम सिद्दीकी, सीनियर जर्नलिस्ट, कोर्ट रिपोर्टर, हसनात मलिक, एक्सप्रेस ट्रिब्यून से इनका ताल्लुक़ है, और हमें ख़ास मेहमान जनाब साबिक़ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान इरफान कादर साहब। इरफान कादर साहब, आज तो बड़ा दिन है और ये बड़ा दिन शायद पार्लियामेंट के लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 15 जजों ने ये करार दिया है कि पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार बिल्कुल मौजूद है कि वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से प्रैक्टिस और प्रोसीजर से मुतल्लिक़ कानून साजी कर सके। इसका मतलब है अब 3 जजों की कमेटी बनेगी और सो मोटो फैसलों के ख़िलाफ़ मुस्तक़बिल में जो फैसले होंगे सो मोटो के, उनके ख़िलाफ़ अपील भी दायर हो सकेगी। 10-5 की अक्सरियत से पार्लियामेंट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट से हवाले से कानून साजी के हक़ को तस्लीम किया गया है। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा फ़ैसला है और इसमें सबसे ज़्यादा खुश जो है वो पाकिस्तानी कौम को होना चाहिए कि हमें उस माइंडसेट से निजात मिली है जहाँ पे कि एक फ़र्द वाहिद जो है वो सुप्रीम कोर्ट को चला रहे थे, और जो कि आइन का हरगिज़ मंशा नहीं था कि इस तरह की कोई चीज़ होती। और उनको बारहा लोगों ने कहा, मैंने ख़ुद उनको कहा कि आप फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करें इस तरह के मामलात में, लेकिन जस्टिस फ़ाइज़ ईसा जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस हैं, उन्होंने फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करके एक तो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की और दूसरा सारी प्रोसीडिंग्स को टेलीवाइज़ करके टेलीकास्ट करा के सारी कौम के सामने दूध का दूध और पानी का पानी रख दिया, जो कि एक बहुत ही खुशाइन बात है। और इस फैसले से पाकिस्तान में जो पिछले 10-15 साल से एक जुडिशल डिक्टेटरशिप कायम थी, वो डिक्टेटरशिप जो है वो आने वाले दिनों में वो ख़त्म हो जाएगी, बल्कि ख़त्म हो गई आज से, कि वो अपनी मर्ज़ी के जो बेंचेस बनाए जा रहे थे वो अब नहीं बनाए जाएंगे। और ये जो कहा जा रहा था कि पार्लिमान की कोई जंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट से, जबकि मैं बहुत से प्रोग्राम्स में आपके तवासत से कह चुका था कि पार्लिमान सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर कर रही है। पार्लिमान में और सुप्रीम कोर्ट में कोई आपस में फ्रिक्शन नहीं है। और आज जब चीफ जस्टिस साहब ने इसी तरफ इशारा दिया और बारहा कहा कि पार्लिमान और सुप्रीम कोर्ट हम इकट्ठे हैं, हमें हम आहंग होकर चलना है और एक दूसरे की इज़्ज़त करनी है, ताज़ीम करनी है, और हम ऐसे ही क्यों एट्रीब्यूट करते हैं, हम क्यों ना का मसला बनाते हैं, और अदारे जो हैं उनको आपस में इक्तफ़ा होना चाहिए उनमें, और कोशिश होनी चाहिए कि दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करें। तो इस फैसले से ये जो एक माइंडसेट था सुप्रीम कोर्ट में, जो कि एक फॉल्स ईगो बनी हुई थी कि जी अगर पार्लिमान आपको सही चीज़ भी बताएगी तो आप बज़िद रहेंगे कि हमने नहीं करनी, और उसको आप समझेंगे कि कोई डिक्टेशन है। इसमें डिक्टेशन की बात ही कोई नहीं थी, और पार्लिमान ने एक अच्छा कानून बनाया सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करने के लिए, और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को अपना के अपनी एम्पावरमेंट की है, और इससे पार्लिमान की भी बालादस्ती कायम हुई है और सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती भी कायम हुई है, और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ कायम हुआ। जी कयूम सिद्दीकी साहब, आपके नज़दीक आज का जो फैसला है इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद ने मुखालफत की है। वो अक़लियत में थे, मगर 10 जजों ने कहा है कि पार्लियामेंट कानून बना सकती है, और इन 5 जजों ने इसकी मुखालफत की है। तो आपके ख्याल में इनकी मुखालफत की वजह आइनी और कानूनी हो सकती है? बज़ाहिर तो वही होगी जब तफसीली फैसला आएगा, या कोई और भी? नहीं, इसकी वजह यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने और पार्लियामेंट ने, जैसा कि मास्टर ऑफ रोस्टर का जो तसव्वुर था वो ख़त्म कर दिया, और मास्टर ऑफ रोस्टर का तसव्वुर देने वाले ये जज साहिबान थे। कम से कम उसमें जैसे शाहिद वहीद और आयशा मलिक तो नहीं थी उस वक्त शामिल, लेकिन बाकी 3 शामिल थे उसके अंदर। तो मेरा इसमें ज़ाहिर है उनके पास आइनी और कानूनी वजूहात होंगी, और वो कहेंगे भी जब अपने उनके इजाफी नोट आएंगे, और वो इसको अदलिया के मामलात में मुदाखलत समझ रहे हैं। आज भी जस्टिस मुनीब ने यही कहा कि फिर हमें जकड़ने के लिए कानून क्यों लाया गया। तो मतलब वो ये समझ रहे हैं कि इससे शायद अदलिया की आज़ादी मुतासिर होती है। तो वो अब देखेंगे कि जैसे ये अब आज के बाद, क्योंकि कल से जो है एक नई किस्म की सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे सामने आएगी,
इस राय का ताल्लुक इनके अपने माजी के फैसलों से भी हो सकता है? बिल्कुल, माजी के फैसलों से। मैं बताया ना आपको कि मास्टर ऑफ रोस्टर का जो तस्वुर है वो हमारी पिटीशन थी, जिसके ऊपर उन्होंने तमाम इख्तियारात जो है वो, अब ये देखिए ना कि पार्लियामेंट की एक नुमाइंदा, जो अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट है, वो ये इख्तियार 3 जज साहिबान को दे रही है, लेकिन उन 5 जज साहिबान ने खुद बैठ के एक हमारी पिटीशन को, जिसको पहले मुर्दा करार दिया, फिर उसको जिंदा किया, और फिर उसके बाद मास्टर ऑफ रोस्टर के तहत तमाम इख्तियारात अपने चीफ जस्टिस की ज़ात के अंदर मरकूज किए, क्योंकि उस बेंच के अंदर तमाम वो जज साहिबान शामिल थे जिन्होंने मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बनना था। ठीक है, अब हसनात मलिक साहब, कमेटी तो बन गई जजों की, मगर ये 9-6 की अक्सरियत से जो है अपील का हक बरकरार रखा है। ये बहुत बड़ी बात है कि सो मोटो फैसलों में पहले कभी अपील नहीं थी, और इसका शिकार नवाज शरीफ भी हुए और दूसरे सियासतदान भी हुए। सुप्रीम कोर्ट खुद ही केस सामने लगा के अपनी मर्जी का बेंच बना के चीफ जस्टिस बड़े बड़े सियासतदानों को फारग कर दिया, हुकूमतें भी गिरा दी। अपील नहीं थी, नज़रसानी थी। तो ये अपील का हक जो मिला है, ये कितना बड़ा है, और इसका क्या किसी सियासतदान को फ़ायदा भी होगा? देखिए, बड़े अरसे से ये डिमांड थी बार की तरफ से, और भी लोग ये सवाल उठा रहे थे कि जी राइट ऑफ अपील होनी चाहिए सो मोटो केसेस में। 184(3) का जुरिस्डिक्शन जब इस्तेमाल होती है तो अपील का हक दिया जाए। तो आज ये अपील का हक तस्लीम कर लिया गया। नैब लॉ अमेंडमेंट पे जो जजमेंट आई 2-1 से जस्टिस बंदयाल की, उसमें अब अपील होगी फाइल। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो रिव्यू के हवाले से कानून आया था, रिव्यू का जो स्कोप बढ़ाया गया था, उस पर भी अपील आएगी, और वो अपील अगर वो एक्सेप्ट हो जाएगी और वो रिस्टोर हो जाता है कानून, तो उसके इफेक्ट भी बड़े जो है वो ऐसे होंगे कि उसका इतलाक भी माजी से हो सकता है। नहीं, लेकिन जब फुल कोर्ट कह रही है कि माजी से नहीं हो सकता, वो तो दूसरे केस में 3 जज बैठ के या 4 जज बैठ के कैसे माजी से कर दे? देखें, अब ये वो 2 जजेस की ओपिनियन होगी ना कि माजी से इतलाक नहीं हो सकता, या वो वहाँ मेजॉरिटी में भी कर दें तो वो इस मामले में ही ना जाए। लेकिन जो फुल कोर्ट का फैसला है उन पर बाइंडिंग नहीं होगा। हो सकता है कि उस मामले में उस तरफ ना जाया जाए। लेकिन एक और चीज़ है, वो जैसे बंदयाल साहब ने अभी कुरेटिव रिव्यू काजी फाइसा के हवाले से जब विड्रा की पे रिटर्न ऑर्डर दिया, उन्होंने कहा जी कि हमें कुरेटिव रिव्यू की जजमेंट रिव्यू की जुरिस्डिक्शन की ज़रूरत ही नहीं, हमारे पास सो मोटो जुरिस्डिक्शन है कि कोई फैसला फाइनल भी हो जाए, किसी वक्त भी हम चाहें तो हम रिविजिट रिविजिट कर सकते हैं। रिव्यू में भी होता है, बिल्कुल, रिव्यू में भी, और रिव्यू के बाद भी अगर हम चाहें। जो जजेस पेंशन जो थी गैर कानूनी थी 1.5 अरब रुपए की, 3 दफा उस पर 3 दफा रिव्यू। ये है कि चीफ जस्टिस किसी वक्त भी कोई फैसला रिविजिट कर सकते हैं अपनी मर्जी का बेंच बना के। इरफान कादर साहब, लेकिन इसमें एक सवाल पैदा होता है कि ये जो माजी से अपील का हक मना किया गया है, और 8 जजों ने कहा है कि जो माजी के फैसले थे, ख़ास तौर पे जो नवाज शरीफ के जैसे मिसाल के तौर पे अकामा के केस में फैसला है, तो अब उनकी सज़ा तो खैर इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके 5 साल की मुद्दत करार दे के वो पूरी हो चुकी है, मगर जो स्टिग्मा है, जो दाग है, वो सियासी मुखालफिन तो इलेक्शन में उनके खिलाफ इस्तेमाल करते रहेंगे, तो वो स्टिग्मा फिर अब कभी ख़त्म नहीं होगा आपके ख्याल में? ये फैसला जो हुआ है जिसपे कहा गया है कि अपील जो है उसका इतलाक माजी के फ़ैसलों पे नहीं होगा, 8-7 से ये फ़ैसला हुआ है गालिबन। तो मैं अब भी समझता हूँ कि 7 जजेस जो हैं उनका व्यू मेरे नज़दीक ज़्यादा सही है, लेकिन बहरकैफ आप ठीक कह रहे हैं कि ये चूँकि फुल कोर्ट का फ़ैसला है, इसलिए इसके ख़िलाफ़ तो रिव्यू तो आएगा, और रिव्यू में फिर 15 जजेस बैठेंगे, और उस रिव्यू को बड़े फोर्सफुली मैं समझता हूँ आर्ग्यू करना चाहिए, और वो मुझे उम्मीद है कि ये रिव्यू हो जाएगा 8-7 वाला मामला जो है। नहीं, लेकिन अब तो कानून आ गया ना कि अब रिव्यू तो आ ही नहीं सकता, अब तो अपील आएगी। वो कुछ कह रहे अब तो रिव्यू आ ही नहीं सकता। आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन इसके खिलाफ नहीं, रिव्यू तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है ना, 180 रिव्यू भी प्रोवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में 188 में तो पहला रिव्यू तो प्रोवाइडेड है ना जी। तो ये आपने ठीक कहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इस तरह की सूरत हाल हुई थी। मैं एक केस कर रहा था जस्टिस साद सऊद जान के, तो वहाँ पे कानून में अपील प्रोवाइडेड थी, मैंने पिटीशन फॉर लीव टू अपील फाइल कर दी थी, और कस्टम्स एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन कहता था लीव टू अपील फाइल हो सकती है, और कस्टम्स एक्ट कहता था कि अपील फाइल हो सकती है। तो उस पर ये क्वेश्चन बना था, लेकिन मुझे उसका फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने कहा कि जब
आपको अपील हासिल है तो फिर आपने लीव टू अपील क्यों फाइल कर दी? मैंने कहा जी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, तो मैंने तो अपनी बोनाफाइड्स चौकी भर के उन्होंने वो मुझे फिर अपील लीव टू अपील मुझे मिल गई थी। तो किस्सा मुख्तसर अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट जो इन्होंने ख़त्म किया है, अब कम से कम वो वाला मामला जो है वो तो खुलेगा ना, और उसमें तो ये अगर अपील नहीं भी सपोजिंग आती तो उसमें रिव्यू तो आएगा, और रिव्यू अब मीनिंगफुल होगा। रिव्यू वो वकील नहीं करेगा जिसने केस हार दिया था, बल्कि रिव्यू भी नया वकील करेगा, और वो बल्कि मेरा ख्याल है कि वो तो वैसे भी उठ जाएगा, क्योंकि वो बेंच गलत इलीगली कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, वो तो बेंच ही इलीगली कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। वो तो इस कानून जिसको मेंटेन किया है सुप्रीम कोर्ट ने, इस कानून के ख़िलाफ़ वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, और ऐसे बेंचेस जो इस कानून के बनने के बाद गलत कॉन्स्टिट्यूट किए हैं, वो सारे फैसले जिस तरह वो वाला था जो कमीशन बना था ऑडियो लीक्स का और कुछ वीडियो लीक्स का जो कमीशन बना था, वो भी इन्होंने इस कानून के बाद वो बना था, तो वो वाला वो फैसला मुझे वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये बड़ा अहम आपने तो एक सवाल में ये सारे फैसले खुल जाएंगे। मुझे ये सवाल जरा दोहराने दे, आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि जो इस कानून के बरखिलाफ जो बेंचेस बनते रहे हैं, क्योंकि ये कानून तो अप्रैल में आया था 2023 में, और फिर ये 8 जजों ने इसको सस्पेंड कर दिया, और तकरीबन 5-6 महीने से ये कानून सस्पेंड रहा है। तो इस सस्पेंशन के दौरान जो बेंच बनते रहे हैं और चीफ जस्टिस बंदयाल जो फैसले सुनाते रहे हैं, उन फैसलों की क्या आईनी हैसियत होगी? क्या वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन कहलाएंगे या वो रीओपन हो जाएंगे? वो पास्ट एंड क्लोज नहीं होंगे, पास्ट एंड क्लोज नहीं होंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस जो मौजूदा हैं उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने डिस्टिंक्शन ड्रॉ की थी, उन्होंने कहा था कि पास्ट एंड क्लोज हम ऐसे ही करते जाएंगे। हाँ, तो वो पास्ट एंड क्लोज, मेरा नहीं ख्याल कि वो पास्ट एंड क्लोज होंगे, क्योंकि यहाँ पे चंद फैसले हैं। पास्ट एंड क्लोज तो वहाँ किया जाता है जहाँ कोई 8-10 हज़ार फैसला हो जाए, तो बड़ा मुश्किल होता है कि सारों को रीओपन कर दें आप। यहाँ तो फैसले ही 3-4 हैं, तो ये तो पास्ट एंड क्लोज ऑटोमेटिकली होंगे इंशाल्लाह। अब आप कह रहे हैं पास एंड क्लोज ऑटोमेटिकली होंगे या पास एंड क्लोज रीओपन होंगे ऑटोमेटिकली? नहीं, ये पास्ट एंड क्लोज ये रीओपन हो जाएंगे, इनको पास्ट एंड क्लोज नहीं ट्रीट किया जाएगा। दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज पास्ट एंड क्लोज। बड़ी डिफेक्टिव डॉक्ट्रिन यहाँ पे नहीं लागू होगी। बहरहाल अब इस बात का फैसला तो तफसीली वजूहात जब सामने आएगी 15 जजों फिलहाल तो फिर ये जाना जाएगा कि कौन सा जज पास्ट एंड क्लोज के हवाले से क्या राय रखता है। तो वो एक अलग से एक बहुत बड़ा मैं एक फिक्रा कह दूं, आप इसका जो सेक्शन 2 है जो कि 10(5) से जो है वो उन्होंने कहा है कि दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है ना, मतलब कानून का वो इख्तियार था। अब उसके अंदर है कमेटी ऑफ जजेस और बेंचों की तश्कील और फिक्सेशन के हवाले से, ठीक है। तो ये तो हो गया कि जिस दिन से कानून आया था ये बनाना चाहिए था। तो अब वो जो है वो 10 जज साहबान अक्सरियत के अंदर हैं, तो मेरा ख्याल सरप्राइज शायद जैसा कि इरफान कादिर साहब कह रहे हैं ना, इरफान कादिर साहब ढके छुपे लफ्जों में उसकी इज़हार करें, मेरा ख्याल है कि वो उसमें ये बड़ा अहम सवाल है कि जो 8 जजों ने स्टे ऑर्डर जारी किया था। नहीं, मैंने सीधी बात की है, मैं ढके छुपे लफ्जों को नहीं पसंद करता। मैं कयूम सिद्दीकी साहब से एग्री कर रहा हूँ और मैं खुले अल्फाज में ये बात कर रहा हूँ जी, ढके छुपे में नहीं करूँगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस तारीखी फैसले के हवाले से मजीद जो दिलचस्प पहलू हैं उन पर बात होगी।